हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आपका रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे से बीता होगा। हम इस सेशन में बीपीएससी के प्रश्न लेकर आए हैं रोजाना की तरह। आज का मैराथन रहेगा जो कि जीव विज्ञान का है। इसमें 40 से 50 प्रश्न रहेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हम व्याख्या के सहित बताएंगे। अभी तक हमने भौतिक विज्ञान का करा चुका है, रसायन विज्ञान का करा चुका है। आज हम जीव विज्ञान का करा रहे हैं। ऐसे करते करते हम अपने अगले श्रृंखला की तरफ चलेंगे। एक दिन पूरा जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों मिलाकर मिक्स करके एक मैराथन हम बनाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये सब प्रश्न बीपीएससी के पूछे गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 जोड़ा, जो कि मनुष्य में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाला गुणसूत्र है, जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। मानव में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में मतलब कि 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी मतलब कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र महिला तथा पुरुष में समान होते हैं। फीमेल और मेल में दोनों समान होते हैं, जबकि 23वां गुणसूत्र लगता है तो यह महिला और पुरुष में विभाजित करता है। इस लिंग गुणसूत्र को कहा जाता है, इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में क्या होता है? पुरुषों में XY होता है और महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 1 जोड़ी थी, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप, बीपीएससी 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है, चक्रीय, विसरित, रैखिक, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रैखिक, जो कि गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। गुणसूत्र गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए की एक बहुत ही लंबी श्रृंखला से बना होता है। इनमें कई जीन होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र एक विशेष स्थान पर होते हैं। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है, जिसे हम एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। डीएनए के अलावा गुणसूत्रों के अन्य रासायनिक घटक भी होते हैं, जिसे जीन के कार्य को प्रभावित करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला प्रश्न, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, इसमें से कौन सा सही होगा? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी महत्वपूर्ण कोशिका क्या है? प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, लिम्फोसाइट, जो कि WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। ये लगभग 20 से 40% हमारे शरीर में होता है, जो कि केंद्रीय लिम्फो जो कि केंद्रीय लिम्फोइड अंगों में पाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यही हम लोग की ताकत है। लिखा है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी महत्वपूर्ण कोशिका हम लोग की लिम्फोसाइट, WBC होता है। अगला प्रश्न देखिए, अभी बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्विगुणित।
जो कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होते हैं। द्विगुणित और बीजाणु अगुणित होते हैं। बीजाणु अगुणित होते हैं। ब्रायोफाइट पौधे एक समूह है जिसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती है, जबकि इसमें वनस्पति जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र H6H10O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सभी साथी बताएं। इसका रासायनिक C6H12O6 होता है, जो कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का या ग्लूकोज का, वसा का, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऊर्जा उत्पादन में कोशिका प्रायः उपयोग करती है, ऑप्शन नंबर बी से होगा, ग्लूकोज का। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप देख ही सकते हैं। यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका स्वाद मीठा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, देख ही सकते हैं, लार की तरह रहता है। पेप्सिन, पेरोक्सीडेज, एमाइलेज, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा एंजाइम हमारे मुंह के साथ भोजन में मिलता है? सभी साथी उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, एमाइलेज। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे शरीर में भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह एक लारयुक्त एंजाइम होता है। मुख में लार ग्रंथिया एंजाइम एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करता है। यह मौजूद भोजन में स्टार्च को पचाकर शर्करा, किसे पचाकर? स्टार्च को पचाकर किस में बदलता है? ये हमारे शर्करा में बदलता है। तथा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू होता है तथा एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम बन जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होगा? थायमिन, कोबालामिन या नियासिन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? बी12 का रासायनिक नाम, इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, कोबालामिन। इसका पूरा नाम साइनो कोबालामिन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, बी12 का रासायनिक नाम। चलिए इसका हम अगला रासायनिकों का नाम देखते हैं। विटामिन एक प्रकार का महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होता है जो चयापचय कार्य तथा उससे संबंधित कमी से होने वाले बीमारियों को रोकता है। विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम दो भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील BC और वसा में घुलनशील ADE के। चलिए इसके विटामिन के नाम हम लोग देखते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं? विटामिन ए के नाम से जानते हैं रेटिनॉल को। विटामिन B1 के नाम से जानते हैं थायमिन को। विटामिन B2 के नाम से जानते हैं राइबोफ्लेविन को। अब B6 को पायरिडॉक्सिन, B12 को साइनोकोलावेमिन, अब विटामिन सी को स्कारबिक एसिड, अब विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई को टोकोफेरॉल, और विटामिन के को फेलोक्विनोन। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य की रोशनी से मिलता है, सुबह के सूर्य से मिलता है, सूर्य से हमें मिलता है। विटामिन क्या होता है? अब विटामिन ई क्या होता है? आप सभी कमेंट में बॉक्स में जरूर उत्तर दें। चलिए अगला प्रश्न, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है? आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? शरीर रचना, अर्धसूत्रीय विभाजन, आनुवंशिकी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 4-5 प्रश्न
आनुवंशिकता से इसमें है शरीर रचना, अर्धसूत्री विभाजन, आनुवंशिकी या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आनुवंशिकी का विकास उस चैप्टर से है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आनुवंशिकता शब्द किससे संबंधित करता है, संबोधित करता है? इसका ऑप्शन नंबर आनुवंशिकी से, जेनेटिक्स से, जीन से। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवंशिकी को संदर्भित करता है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होते हैं आनुवंशिकी लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, जिसके कारण आनुवंशिकता का पिता, इसे हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के पिता भी कहते हैं, जो अपने प्रयोगों हेतु इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आनुवंशिकी। अगला प्रश्न, अभी ये प्रश्न हम लोग कराए हैं दूसरे शब्दों में। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। अभी पिछला प्रश्न था, तो अगला प्रश्न कौन सा है इसमें सही? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन सी जाती है? आनुवंशिकी कहलाता है अध्ययन, सूक्ष्म जैव या कोशिका विज्ञान, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग को भी बताए हैं आनुवंशिकता, जेनेटिक, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संरक्षित होने वाले मौलिक गुण आनुवंशिकी गुण कहलाते हैं, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, जिसने मटर पे प्रयोग किया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा। अगला प्रश्न, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीनोम का चलना, गुणों का चलना, गुणसूत्र का चलना या जीन मानचित्र या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, जीन मानचित्रण, जो कि किसी गुणों पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को जीन मानचित्रण कहलाती है। यह विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है, जिससे जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, माता पिता से संतानों में संतति में लक्षण के पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप देख सकते हैं कि लगातार ये प्रश्न आनुवंशिकता से पूछ रहा है। रूपांतरण कहलाता है आनुवंशिकता या जीन, या कौन सा? इसका ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आनुवंशिकता, जो कि माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। पादप वर्गीय, पारिस्थितिकी कार्यकी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पादप कार्यकी, जो कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित है। वनस्पति विज्ञान की शाखा पादप कार्यकी में पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप कार्यकी के जनक, इसके जनक कौन है? इनके जनक क्लाउडे बर्नार्ड। पादप कार्यकी के जनक क्लाउडे बर्नार्ड है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, मृत जीवों के अपघटक हैं वायरस, जीवाणु, कवक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। मृत जीवों के अपघटक कौन सा है इसमें? इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपयुक्त एक में से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? बाजरा, ज्वार, सॉरी, कौन सा इसमें सही होगा? दलहन, ज्वार, बाजरा फलदार फसल है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दलहन, जो कि फलदार फसल है।
मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया, मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसल है। दलहनी फसल में क्या आते हैं जो अभी बताए हैं। सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दलहन में कौन सा आता है? मूंग, उड़द, चना, लोबिया, मटर, ये सब दलहनी फसल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा उर्वरक आवश्यक है? लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा उर्वरक आवश्यक है? एंथोसायनिन, लेगहीग्लोमिन, फाइकोसाइनिन, उपयुक्त में से एक से अधिक कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेग हीमोग्लोबिन, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्ण आवश्यक होता है। लेग हीमोग्लोबिन फलदार पौधों की गांठों में पाया जाता है, जो आप देख सकते हैं कैसे रहते गांठ जगह जगह रहता है। इसका मुख्य कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजिनस की ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रदान किया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में मेजबान पौधे और बैक्टीरियास के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, आर्थियो आर्निथोलॉजी अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? पत्तियों का, हड्डियों का, पक्षियों का, उपयुक्त में से एक से या इनमें से कोई नहीं। किसका इसमें आर्निथोलॉजी अध्ययन करता है? अब प्रश्न कुछ जंतु जगत के हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, पक्षियों का, जो कि ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। आर्थिनोलॉजी शब्द जो कि दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, किसका नाम? और ऑर्निस मतलब कि पक्षी, और लॉजी मतलब सिद्धांत, जिसे हम लोग ऑर्थिनोलॉजी कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा कौन सा है? कस्कुटा, अमरबेल, कोरोबंकी, आज्ञा या ड्रासेरा, उपयुक्त में से एक से अधिक कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, ड्रेसेरा, जो कि एक कीटभक्षी पौधा है। इस प्रकार के पौधे अम्लीय भूमि अथवा दलहनी भूमि में उगते हैं, जो कि नाइट्रोजन की कमी के कारण ये पाए जाते हैं। ये अपने पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपना आहार बनाकर खा लेते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है, कैसे? पेड़ की उम्र की गणना की जाती है शाखाओं की संख्या से गणना, या जमीन से 1 मीटर ऊपर तने की घेरे की माप से, या फिर पेड़ की ऊंचाई से, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से पेड़ की उम्र की गणना की जाती है। पेड़ों को वलय की संख्या दर वर्ष बढ़ती जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विसरण, जो कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। पत्तियों में यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है। ऑक्सीजन इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज मापे जाते हैं, ग्लूकोज
इसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रक्रिया करते हैं, जिससे भोजन बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, लीची का खाद्य भाग है कौन सा? लीची का कौन सा हम लोग भाग खाते हैं? एरिल, थैलेमस, बीज कोट, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा लीची का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? बीच वाला हिस्सा होता है ना, उसी को हम लोग एरिल के नाम से जानते हैं। लीची एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम लीची चाइनसिस है। इसका खाने वाला भाग नाम एरिल कहलाता है। इसे रज्जु से विकसित किया जाता है, जिसे बीच में डंठल के रूप में जाना जाता है। कुछ फल खाने ले ऐसे ही होते हैं। आम आप देखें बीच खाते हैं, नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं, जबकि सेब का मंसल पुष्पासन खाते हैं। अगला प्रश्न, पौधों में प्रदिप्तिकालिकता की खोज करने वाले हैं कौन से वैज्ञानिक हैं? गार्नर और एलार्ड, स्टीवर्ट और सैलिसबरी, या फिर थीमैन और स्क्रू। उपयुक्त में से एक से अधिक कौन से इसमें से प्रदिप्तिकालिकता की खोज की? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो, गार्नर और एलार्ड। इन्होंने 1920 में इन्होंने खोज किया था। कुछ पौधों के फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसे ही पौधों की प्रदिप्तिकालिकता कहते हैं। अगला प्रश्न, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र अब देखे हैं। इसका कौन सा पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला प्रश्न, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ चुका है। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं हल्के एवं चिकने, सूखे, चिपचिपे। इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, कैसे होते हैं आइए देखते हैं। कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सूखा, ड्राई, जो कि जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे होते हैं। जल परागण वाली प्रजातियों के परागकोश पर संश्लेषित परत की श्लेष्मा परत की उपस्थिति इन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। आप देखें कि किसी किसी पत्तियों के ऊपर एकदम चिकना झिल्लीदार रहता है, उसी के बारे में बोल रहा है, जो उनके पत्ती को परत को भिगोने से बचाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारण है। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारण है वायु दाब, कोशिकात्व, ऑस्मोटिव दाब। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? जड़ों में मृदा से जल कैसे प्रवेश करता है, कौन सी क्रिया है? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, ऑस्मोटिव दाब, जिसके कारण जड़ मृदा से अपना पानी लेते हैं, जल प्रवेश अपने अंदर कर लेते हैं। पौधे में जड़ों से मृदा सॉरी पौधों में जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारण ऑस्मोटिव दाब कहलाता है। ऑस्मोटिव दाब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इनमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल
इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ में पर्व होते हैं। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है उसे भूमि तना कहलाता है, उसे हम लोग भूमि तना कहते हैं। और जबकि भूमिगत तने में पर्व संधियां, पर्व कलिकाएं और सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने में भोजन संग्रह करने के कारण मोटा अवमंसल हो जाता है, जिसके उदाहरण हल्दी, अदरक, केला। हल्दी, अदरक, अरे क्या होता है, केला। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है क्या कहलाता है? कार्पेल, कोरोला, स्टेमेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हिस्सा फल बनता है पुष्प का? इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, कार्पेल, जो कि निषेचन के बाद पुष्प का अंडकोश में बदल जाता है। कार्पेल स्त्री केसर का एक भाग होता है। जब अंडकोश निश्चित होती है तो यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा। अगला प्रश्न, हिमालयन यू हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित किन प्रांतों में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा असम। उपयुक्त में से एक से अधिक। हिमालयन यून पौधा, हिमालयन यू पौधा जो कि एक औषधि पौधा, यह कहाँ पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सभी साथी उत्तर दे ऑप्शन देखकर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। इन्हीं स्थानों पर यह पौधा पाया जाता है। इसकी छाल, कांटा, टहनियाँ और जड़ों में टेक्सोल टे, टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकलता है। इसका उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है, कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, जिसका हिमालयन यू नामक औषधि पौधा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। ये किससे निकलता है? जड़, सॉरी, जड़ से निकलता है टेक्सोल नामक रासायनिक यौगिक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा। अगला प्रश्न, आहार नाल की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमानुकुंचन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आहार नाल की दीवारों में संकुचन और विस्तारण की गति कहलाती है। अब मानव शरीर के तंत्र से कुछ प्रश्न हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्रमानुकुंचन, जो कि मानव की आहार नाली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमानुकुंचन कहलाती है। यह गति मानव की समस्त पाचक नली अर्थात ग्रास नली से होकर मलाशय तक होती है, जिसके द्वारा मानव द्वारा खाया हुआ और पाचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसरित होता रहता है। रक्त वाहिकाओं तथा श्वास नलिकाओं में भी इसी प्रकार की गति का संपन्न होता है, इस प्रकार की गति क्रमानुकुंचन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? एस्केरिस में, आंख में, आंतरिक कण में या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, आंतरिक कण में, जो कि एक तरल पदार्थ है जो झिल्लीदार लेबरिया में मौजूद होता है। किसमें? झिल्लीदार झिल्लीदार लेबरिया में मौजूद होता है। कर्णावत वाहिनी या स्काला मीडिया शरीर के सर्पिल अंग में निर्माण करता है, इसलिए लिम्फो एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ
अंतरिक्ष में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। इनवर्टेस, माल्टेस, जाइमेज, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? सभी साथी उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, जाइमेज, जो कि ग्लूकोज को सीधा एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से यह प्रक्रिया होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला प्रश्न, रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं। रक्त पट्टिकाणु से हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, इसे हम लोग कहते हैं रक्त पट्टिकाणु। इसी को हम लोग प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। यह क्या मदद करता है? आरबीसी उत्पादन में या रक्त स्कंदन में, ब्लड क्लॉटिंग में या डब्ल्यूबीसी उत्पादन में उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। प्लेटलेट हमारे शरीर में क्या करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, रक्त स्कंदन मतलब कि रक्त क्लॉटिंग में। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट शरीर की ऐसी कोशिका होती है जो रक्त को रोकती है और साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने का भी कार्य करती है। ये कोशिका द्रव में बनी होती है। मानव शरीर में रक्त में सामान्य प्लेटलेट काउंट 1 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होता है, जिससे हम लोग ताकत नहीं बोलते हैं कि थकान लग गई है, प्लेटलेट डाउन है, यही हम लोग की ताकत है, प्लेटलेट। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथ दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अंदर और बाहर दोनों रूप में कार्य करती है, कौन सी ग्रंथि? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, अग्नाशय, जो कि अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी कार्य इंसुलिन इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ये अंतःस्रावी होगा। अब बाह्यस्रावी वह होता है जो कि पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है और अग्नाशय नली के माध्यम से छोटी आंत में स्रावित होते हैं, जिसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायता मिलती है बाह्य ग्रंथि में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला प्रश्न, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है? 1, 6, 3, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, 3 पदों से होता है। एरोबिक श्वसन में 3 चरण होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन। चलिए इसका तीनों हम नाम लिख देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, पहला ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि एरोबिक श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन करता है। प्रथम बार पायरुवेट और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोलेशन के समय और दोबारा बार क्रेब्स चक्र के दौरान होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला प्रश्न, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर न्यूरॉन। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर
ए से होगा नेफ्रॉन, जो कि मानव के गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन मूत्र उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करता है और रक्त को फिल्टर करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुर्दा शरीर में संतुलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है धीमी, सामान्य या तेज। टैकीकार्डिया में धीमे, क्या हृदय की गति क्या रहती है? हृदय गति अनियमित मतलब कि तेज हो जाती है। टैकीकार्डिया हृदय की धड़कन में अनियमित होने से संबंधित एक विकार, सामान्य विकार है। इसमें आराम की अवस्था में भी हृदय गति काफी तेज रहती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला प्रश्न, लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल स्राव, वसा अवशोषण या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। लैक्टियल्स किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, वसा अवशोषण से। लैक्टियल्स का कार्य पाचन की क्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंत से वसा और लिपिड के बड़े अणुओं से अवशोषित करते हैं, जिन्हें प्रोटीन धिया सफेद या लैक्टियस लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को क्लस्टर प्रणाली के रूप में जाना। अगला प्रश्न, लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? दुग्ध उत्पादन से या लैक्टिक अम्ल से, लैक्टिक अम्ल स्राव से या फिर वसा अवशोषण या उपयुक्त में से एक से अधिक? कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? लैक्टियल्स किससे संबोधित होता है, किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, वसा अवशोषण। लैक्टियस वसा अवशोषण से संबंधित होता है। लैक्टियस का कार्य पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टियस छोटी आंत से वसा व लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करती है, जो उन्हें ध्या सफेद के रूप में देता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला प्रश्न, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं क्या चीज, किससे सांस लेते हैं? किसका कौन सा उत्तर सही होगा? फेफड़ा से, त्वचा से, गिल से, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। उभयचर किसे सांस लेते हैं? सभी साथी उत्तर दें। उभयचर किसे कहते हैं? उभयचर उसे कहते हैं जो जल और हल दोनों जगहों में पाए जाते हैं, उसे जल उभयचर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, एक से अधिक। उभयचर जीवों के श्वसन त्वचा से भी होता है, फेफड़े से होता है, उनमें से कुछ गलफड़ों के माध्यम से भी सांस लेते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव है, जितने भी होते हैं ठंडे खून वाले। किसे? ठंडे, ये पूछता है प्रश्न, ठंडा खून और गर्म खून इनमें से किस जीव का है, तथा इनमें 3 कक्षीय दिल पाया जाता है। ये जो ये हिस्सा होता है, 3 कक्षीय इनका दिल पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य क्या कितना कक्षीय दिल होता है, हार्ट होता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। लार का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण, वसा का विटामिन के रूप में रूपांतरण, या इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। लार का प्रमुख कार्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। लार एक एंजाइम नामक पाचन एंजाइम पाया जाता है। लार में एमाइलेज नामक पाचन एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण परिवर्तित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला प्रश्न, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है?
रेटिना पर, पुतली पर, परितालिका पर उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रेटिना, जो कि मनुष्य के आंख का वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक वास्तविक व उल्टा बनता है। रेटिना ऊतक की एक पतली परत होती है। किसकी? ऊतक की एक पतली परत होती है जो आंख के पिछले हिस्से के अंदर की तरफ प्रतिच्छेदित करता है, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, शुद्ध सॉरी हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है, ऐसा क्यों? सार्क के मामले में, वेल के मामले में, छिपकली के मामले उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। किसमें? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शार्क के मामले में अशुद्ध रक्त पंप करता है। शार्क में एक परिसंचरण तंत्र और दो कक्षीय, कितने होते हैं? दो कक्षीय हृदय पाया जाता है। हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है, जो ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर तक ऊतकों तक पहुंचाया जा सकता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है शार्क में। अगला प्रश्न, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। डायफ्राम कैसा होता है स्तनधारी में सामान्य श्वसन में? धनुषाकार, चपटाकार या नीचे धंसा हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। डायफ्राम कैसा होता है इनमें से? इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्तनधारियों में डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशी होती है। श्वसन क्रिया में सांस लेने तथा सांस छोड़ना शामिल है। सांस के दौरान गुंबद कैसा होता है? गुंबद गुंबद के आकार का डायफ्राम चपटा, गुंबद देखे ही है, गुंबद चपटा मतलब संकुचित हो जाता है और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जो पसलियों के पिंजरे के ऊपर की ओर खींचती है, जिससे वक्षीय आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसी दबाव के कम हो जाता है और बाहर में हवा फेफड़ों में चली जाती है। वही सांस लेने पर प्रक्रिया होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के कौन सा भाग रक्तचाप का नियंत्रण करता है? रीढ़ की खोपड़ी, नहीं, रीढ़ की हड्डी खोपड़ी हाइपोथैलेमस, रीढ़ की हड्डी खोपड़ी सेरेबेलम, या रीढ़ की नहीं पोन्स मेडुला सेरिबेलम, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। रक्तचाप कौन सा नियंत्रित करता है मनुष्य में? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, पोन्स मेडुला सेरिबेलम। कई शारीरिक प्रक्रियाएं रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, लेकिन मेडुला और पोन्स, जो मनुष्य तंतु ब्रेनस्टेम में स्थित होता है, हृदय की गति और रक्त वाहिकाओं को संकुचित और नियंत्रित करने वाला कार्डियोरेस्पिरेटरी केंद्रों को संयोज हुए मतलब कि संजोए हुए है और इस प्रकार रक्तचाप को प्रभावित करने के लिए नियामक है। इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य है? पीयूष ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब इसका कार्य क्या होता है? पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना या फिर सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना या फिर शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पीयूष ग्रंथि का कार्य हमारे, इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, एक से अधिक, जो कि पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर, यह एक मटर के आकार का मटर के आकार का अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि यह अंतःस्रावण को नियंत्रित करता है। यह साथ ही साथ व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि और लैंगिक विकास को भी प्रेरित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा। अगला प्रश्न,
नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? लेंस, कार्निया, पूरी आंख, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? इसका कौन सा दान आंख का किया जाता है हिस्सा? इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा कार्निया, जो कि नेत्र दान में दाता की आंख के कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपरिवर्तित करना तथा आंख के फोकसिंग कार्य को ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका प्रश्न होगा अंडाशय। अंडाशय द्वारा कार्य। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य होता है? डिम का निर्माण होता है, या फिर प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है, उपयुक्त में से एक है, या इनमें से कोई नहीं? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपयुक्त एक में से अधिक। अंडाशय महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो महिलाओं लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य डिंब का निर्माण होता है, एजेस्ट्रॉन का और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है, एजेस्ट्रोन का स्राव होता है तथा फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि अंडाशय का कार्य होता है, जो कि अंडाशय महिला में मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल होता है। अंडाशय मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन सा भाग होता है? सरफेस, कोर्टेक्स, और दूसरा होता है मेडुला। ये सब अंडाशय के भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी से होगा। अगला प्रश्न, काले फेफड़े का रोग संबंधित है। किससे संबंधित है काले फेफड़े का रोग? किसानों से, कोयला खनकों से, कपड़ा श्रमिकों से, उपयुक्त में से एक से अधिक? कौन सा इसका सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोयला खनकों से। कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों में काले फेफड़े का ब्लैक लंग डिजीज ब्लैक लंग डिजीज सामान्य रूप से, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? निमोकोनियोसिस। निमोकोनियोसिस के रूप में जाना जाता है। यह रोग तब होता है जब कोयले की धूल अंदर तक जाती है मनुष्य के फेफड़े में, इसलिए काला रोग फेफड़े के रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला प्रश्न, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? आप देख सकते हैं रिवीजन रिपीटेड प्रश्न है, दोबारा अभी पूछ दिया। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी हाइपोथैलेमस, कार्ड खोपड़ी सेरेबेलम, पोन्स मेडुला सेरेबेलम। बस ऑप्शन चेंज हुआ है, कुछ बी वाला ऑप्शन चेंज है, बाकी सब सेम है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पोन्स मेडुला सेरेबेलम, जो कि अभी हम लोग आपको बताया है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, ट्रेकोमा रोग का संबंध है फेफड़ों से, कान से, आंख से, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे है? सभी साथी उत्तर दें। इसका संबंध आंख से है। जो क्लेमाइडिया जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमोसिस, चलिए नाम लिख देते हैं। क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस ट्रेकोमैटिस नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी वहां पनपती है जहां जलाभाव, अस्वच्छता और मक्खियों का प्रकोप होता है।
जो मनुष्य संपर्क में आने से ट्रेकोमा फैलता है। ट्रेकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, मायोपिया वह बीमारी जिसे व्यक्ति देख नहीं पाता। दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, या पास तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से मायोपिया में नहीं देख पाता। मायोपिया वह बीमारी है जिसे व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इस बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनने लगता है। मायोपिया के निवारण हेतु उपयुक्त फोकस दूरी में इस दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, मतलब इसमें कौन सा लेंस लगेगा? अवतल, व्यक्ति के लिए अवतल लेंस लगेगा जिसका न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा। अगला प्रश्न, ये आज का आखिरी प्रश्न है। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? पारा, लोहा, कैडमियम, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। कैडमियम के कारण होता है, जिसे हम लोग सीडी के नाम से जानते हैं। जो औद्योगिक के जो औद्योगिक संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इटाई इटाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ओस्टियोमोलेसिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीली धातु है जो वृक्क पर और साथ ही श्वसन तंत्र पर भी विषाक्त प्रभाव डालता है। इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये आपका जीव विज्ञान का मैराथन समाप्त हुआ, जिसमें 52 प्रश्न थे। अगला सेशन हम कुछ दूसरा सब्जेक्ट लेकर आएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के संबंधित सारे विषय एक करके। तब तक लिए हमारे चैनल में बने रहें। आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्द वीडियो आपके पास पहुंचे। और अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या क्या जरूरत है पढ़ाई में, हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।